शुरुआत में सबसे पहला सवाल मैंने अजय आलोक जी से यही पूछा कि अगर आपकी सीटें आ जाएंगी तो नीतीश कुमार का पत्ता कट जाएगा, तो उस पर आपने आंखें बंद कर ली। भाई मेरा तो काम है आपसे भी पूछना और अजय आलोक जी से भी पूछना। इस बार सीएम को लेकर गेम है, ये फैक्ट है। हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन जी पहले। हर्षवर्धन जी। हाँ देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अभी अगड़ा पिछड़ा बंद करना चाहिए। बिल्कुल। 35 साल से तो पूरा पिछड़ा मुख्यमंत्री है ना, अगला पिछड़ा मुख्यमंत्री बंद करें ना। 35 साल से बिहार में पिछड़े समाज का ही मुख्यमंत्री, 35 साल से। 20 और 15 जोड़ दीजिए तो सीधे 35 साल हो गया, फिर भी अगड़ा पिछड़ा करते रहते हैं। और नवल जी कह रहे हैं कि मेरी अपनी समझदारी, जाहिर है हम अपनी समझदारी लेके डिबेट में आते हैं। भैया उधार की समझदारी से दूसरे लोग आते होंगे। मैं मूल बात कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर, इसको फिर से सुनिए, राहुल गांधी ने, चूंकि लालू जी और तेजस्वी वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कांग्रेस पार्टी को, तो क्या जानबूझकर उन्होंने कन्हैया, पप्पू, इन सबको उस तरह से किया जिससे वो चिढ़े? अब ये कौन बिहार में नहीं जानता है? बिहार में ये तो ओपन सीक्रेट है ना कि पप्पू यादव को देखते ही लालू जी एकदम नाराज जाते हैं, कन्हैया कुमार को देखते ही लालू जी नाराज जाते हैं। अब ये दोनों नेता राहुल जी के प्रिय हैं, इन दोनों को उतारा गया, बेचारे गिर गए थे पप्पू जी। उसके बाद क्या क्या बोला कि मैं जब विधायक बन गया था तेजस्वी तब जन्म नहीं लिए थे, ग्राम प्रधान का नहीं जी सक, पता नहीं क्या क्या बोले। ये सब राहुल गांधी की सरपरस्ती में हो रहा है ना। सवाल ये है क्या अभी कोई भी इस तरह से बात करे? आ गई। और इसमें मुझे संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं, उधर के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, मुझे इसमें संदेह। लेकिन क्या राहुल गांधी को एक करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि राहुल गांधी क्या कांग्रेस पार्टी को न बनाए? क्या कांग्रेस को लालू जी के परिवार के एकदम गिरवी रख दे कि जैसे वो चाहे वैसे चले? लड़ाई ये है, इसकी बात समझिए आप। अच्छा एक बार शादाब जी के पास जा रही हूँ, शादाब जी के पास जा रही हूँ। शादाब जी, नवल जी मैं आ रही हूँ। देखिए आज मेरा मकसद ये है कि कौन कौन दावेदारी ठोक रहा है और सीएम फेस में क्या 2 दशक बाद कोई बदलाव आने वाला है, मैं उसकी बात कर रही हूं, जिसमें ओवैसी साहब अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब शादाब जी, ओवैसी साहब पहले महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, जब वहां पर जगह नहीं मिली है तो अब वो वोटर और वोट काटने की बात कर रहे हैं। तो नुकसान वो किसे पहुंचाएंगे, जरा यहां पर बताइए नवल जी को, अजय आलोक जी को। देखिए, एमआईएम 2014 से लगातार बिहार की जनता की आवाज उठा रही है, सीमांचल में काम कर रही है और 2019 में हमने 5 विधायक जिता करके अपने आप को प्रूव किया है। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, पशुपति जी से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। और हमने लालू जी और तेजस्वी जी को चिट्ठी लिखी, इन्होंने तो हमारे विधायक तोड़े थे, जो कहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ था। जब इनके विधायक बीजेपी ले जाती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इन्होंने हमारे 4 विधायकों को, लेट मी कंप्लीट, इन्होंने हमारे 4 विधायकों को खरीदा, लेकिन बिहार की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए और सेकुलर वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए अपनी तमाम चीजों को छोड़कर बड़ा दिल दिखाते हुए अख्तरुल इमान साहब ने ओवैसी साहब के आदेश पर चिट्ठी लिखी, लेकिन लालू जी और तेजस्वी जी ने जवाब नहीं दिया। आरजेडी में कुछ बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं जो सेकुलर वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं और एमआईएम उन बंटवारों को रोकने के लिए, सेकुलर वोटों को बंटने से रोकने के लिए गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उनको गरीबों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का जो नेतृत्व स्वीकार नहीं है। सीमांचल के गरीबों का नेतृत्व ये आरजेडी या कांग्रेस को लगता है स्वीकार नहीं है। वहां आरएसएस की एक लॉबी हावी हो चुकी है जो तेजस्वी जी और लालू जी को भी, ये बढ़िया है भाई, दोनों निशाने पर हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी भी निशाने पर है, बीजेपी संघ भी निशाने पर है। शादाब जी आपने तो सबको निशाने पर ले लिया है, लेकिन पहले नवल जी को पूछ लेते। नवल जी, आप खामखा में आरोप लगाते बीजेपी में हमारे नेता ले लिए, यहाँ शादाब जी कह रहे हैं आपने हमारे नेता ले लिए हैं, हमारे यहाँ से आपने लोगों को लिया है, तो किस मुंह से आरोप लगाते हो? अब ये नुकसान पहुंचाएंगे आपको इस चुनाव में। देखिए सुचारिता जी, आपको भी मालूम है कि कोई भी जाना चाहेगा विधायक, और जो खरीदने वाला तो बीजेपी से बड़ा खरीदार तो है भी नहीं कोई, ये हर्षवर्धन जी भी मानेंगे। हमारे खरीदार हो गए ना सर, हमारे पास तो दल चलाने के लिए बहुत मुश्किल से पैसा है, खरीदने के लिए पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी खरीदती। हमारे पास तो वही लोग आते हैं जो वैचारिक तौर पे मजबूत लोग होते हैं,
वही हमारे पास आते हैं और वही हमारी ताकत है। आज जो 2024 के लोकसभा में भी। अच्छा ये बताइए ना, नुकसान पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे ओवैसी साहब आपको? क्या किसके वोटर काटेंगे? नहीं देखिए आप वोटर कौन काटने और मारने की बात तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग करते हैं, हम तो जोड़ने की बात करते हैं। हमारे साथ जो भी आएगा वो पप्पू यादव को तो आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, बाकी लोगों को जोड़ रहे हैं। आप देखिए पप्पू यादव का आप एक बार इतिहास पढ़ लीजिए। सुचारिता जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आरजेडी ने उनको एमपी भी बनाया है और जिस दिन आते हैं उसके दूसरे दिन से गाली देना, उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। दल में रहने के लिए दिल होना चाहिए, दिमाग से घूमते रहेंगे कहाँ फायदा होगा। तो वैसे आदमी का तो जगह अकेला ही है, वो समाज में अकेला ही रहेगा। देखिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रही हूँ आपके सामने। आपने कहा वो दिमाग से पैदल हैं, वो बयान देते रहते हैं। इस वक्त सुनिए, अगर मौजूदा समय में अजय आलोक जी बैठे हैं यहाँ, मौजूदा समय में बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ उलझुल बयान देने लगे और सीएम फेस की दावेदारी के लिए और अलग अलग चेहरे बोलने लगे, तो क्या पार्टी उन पर विप नहीं क्रैक करेगी? बोलेगी नहीं कि आप अपना मुंह बंद रखिए, या बोलेगी? अजय जी आप बताइए, उससे आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? अजय आलोक जी। अच्छा, दो अजय में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। मैं ये कह रहा हूँ कि नवल जी कह रहे थे कि हमारे पास पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं है। नवल जी कह रहे थे कि पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ बेचारे कमी हो गई होगी, 700 करोड़ ईडी ने जब्त कर लिए है ना, पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं है। अरे आरजेडी में तो हर टिकट नवल जी बिना पैसे के मिला है किसी को, ये भी बिहार के सारे लोग जानते हैं। तो कम से कम, और लालू यादव से बड़ा अमीर और बड़ा सामान बिहार में कोई नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन लालू परिवार के पास है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, जो कि डिक्लेरेशन पे है। कहाँ से लाए ये नहीं पता है, खैर उसके बारे में नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सवाल आपके गठबंधन पे उठ रहे हैं, सवाल आपके गठबंधन पे उठ रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि एआईएमआईएम कह रही है कि आरएसएस की लॉबी आरजेडी में हावी हो गई है, आरजेडी कह रही है कि एआईएमआईएम बीजेपी की टीम है। भाई आपस में डिसाइड कर लो ना, हमें क्यों लाते हो बीच में? हम तो ना 3 में है ना 13 में है, आपका सर फुटा हुआ है, हमको क्यों बीच में? हमसे लड़ने की हैसियत नहीं, हमारे सामने खड़े होने की हैसियत नहीं, और जबरदस्ती हम ही से लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने ये किया वो किया, 17 महीना एक मंत्री कुछ कर सकता है बिना मुख्यमंत्री के? बिहार की जनता को बेवकूफ समझने किया। राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक जनता है, एक भी काम कर सकता है मंत्री बिना मुख्यमंत्री के सहमति के। अब कौन से 17 महीने में तीर मार लिए? 30,000 करोड़ का तो घोटाला किया जिसकी इंक्वायरी चल रही है, ये भी बता दीजिए ना। बिहार सरकार की विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है 30,000 करोड़ पे, जो तेजस्वी के रहते हुए निर्णय लिए गए। अच्छा, मैं क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ जिसको लेकर आज सुर्खियां रही हैं और बिहार को लेकर है। जैसा मैंने कहा कि अपराध पर कितनी डिबेट्स हमने कर ली हैं, और अब इसके साथ साथ वोटर लिस्ट को लेकर अब जो 35 लाख वोटर वाला आंकड़ा आया है, जरा वो ग्राफिक चलाइए। बिहार में कम होंगे 35 लाख मतदाता और अलग अलग कारणों से इनके नाम हट जाएंगे। अब 2 जगह होने से 2 जगह के वोटर आईडी कार्ड हैं, इस वजह से भी नाम कटेगा। तकरीबन 1.5% मतदाता जिनकी मौत हो गई है उनके पास भी वोटर आई कार्ड अभी भी था, उनके भी नाम कटेंगे। 12.5 लाख के करीब उनकी संख्या है, मौत के बावजूद मतदाता सूची में नाम उनका रहा। 2.2% मतदाता स्थायी रूप से बाहर है, यानी कि तकरीबन 17.5 लाख मतदाता वो हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 35 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम कटेंगे। अब ये 35 लाख किसके वोटर हैं? इंटरेस्टिंग ये होगा, क्योंकि जब ये नाम कटेंगे तो किसके वोटर होंगे, क्योंकि जो आंकड़े हैं, दूसरा भी ग्राफिक चला दीजिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में करीब 8 करोड़ मतदाता हैं और ये वोटर अपडेशन जो काम है वो जारी है। अगर 1% मतदाताओं के नाम कटते हैं तो ये करीब 7,90,000 होगा, लेकिन मैंने आपको 35 लाख का आंकड़ा दिया है। अब आप सोचिए कि कई ऐसी सीटें बिहार में हैं जिनमें 3,000 और 5,000 के अंतर से इन सीटों को जीता गया। तो अगर ये वोटर कम हो